बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेमेंटिक थ्योरीज। और सेमेंटिक थ्योरीज में बेटा आप लोगों की डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है, डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम मीनिंग्स या कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको रियलाइज करते हैं। क्योंकि सेमेंटिक्स क्या है? दैट इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। सो अब हम देखते हैं कि हम किस चीज को क्या देखते हैं और हम क्या उसको रियलाइज करते हैं या हम मीनिंग्स कैसे अखज़ करते हैं। उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस है, जिसमें सबसे पहले आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, देन रेफरेंशियल अप्रोच है, देन ऑपरेशनल या कॉन्टेक्सचुअल या फंक्शनल अप्रोच है, देन फील्ड थ्योरी मीनिंग है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच है, कंपोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच। ठीक है, ये कुछ अप्रोचेज हैं जो कि हम मीनिंग्स को समझने के लिए देखते हैं कि हम कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेज हैं जिनके थ्रू हम मीनिंग्स को रियलाइज करते हैं। आप लोगों के जो पास पेपर्स आते हैं, बाज़ औक़ात क्वेश्चन कुछ यूँ आता है, या तो आ जाता है क्वेश्चन के जी सेमेंटिक थ्योरीज के ऊपर लिखें। बाज़ औक़ात सेमेंटिक थ्योरी सारी नहीं आती, बल्कि उसमें से किसी दो सेमेंटिक थ्योरीज के ऊपर या एक या दो सेमेंटिक थ्योरीज के ऊपर राइट नोट द फॉलोइंग सेमेंटिक थ्योरीज आ जाता है, जिसमें आपने 2 या 3 सेमेंटिक थ्योरीज बतानी होती हैं, एंड दोज आर मोर देन एनफ। ठीक है, इन केस अगर सारी की सारी सेमेंटिक थ्योरीज आती हैं तो कोशिश करें टू दी पॉइंट लिखना, और आप लोगों ने डायग्राम के थ्रू जो है उसको सारा एलेबोरेट करना है और उसमें टेक्स्ट कम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि हम सेमेंटिक थ्योरीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आ जाती है ट्रेडिशनल अप्रोच। We have noted earlier that meaning was always a central concern with thinkers. ठीक है, हमेशा thinkers का जो central concern क्या है वो meaning होता है. This has been the root of much divergent opinion and definition of meaning. However, there was a little doubt that there are two sides of issue: symbolic realization, whether in utterance or in writing, and the thing symbolize. ठीक है, अब यहाँ पे हमने कल एक डायग्राम पढ़ी थी जिसमें हमने देखा कि एक यहाँ पे इस साइड पे एक चेयर पड़ी हुई थी, ठीक है, और इस तरफ एक वर्ड था, और हमने कहा कि जो सेंस होता है, जो कि कॉन्सेप्ट होता है, थॉट है, इमेज है, मीनिंग है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ लिंग्विस्टिक आइटम जो कि वर्ड है, नेम है, सिंबल है, विद अ नॉन लिंग्विस्टिक आइटम जो कि चेयर थी, जो कि एक इमेज था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इंसान, वो जो कल हमने डायग्राम देखी थी, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। उस डायग्राम के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था कल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमने ये कहा कि जो रेफरेंस होता है ना, एक्चुअली दैट इज द सेंस। ठीक है, और जो सेंस होती है वो क्या है? रेफरेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नॉन लिंग्विस्टिक टर्म, ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है या थिंग इटसेल्फ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये नॉन लिंग्विस्टिक आइटम है। और ये क्या है? सिंबल, दैट इज द लिंग्विस्टिक आइटम। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक आइटम है जो कि वर्ड है। लिंग्विस्टिक्स क्या है? साइंस ऑफ लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज बेसिकली वो वर्ड है जो मैंने सोचा, मेरी सेंस ने कहा कि मुझे इसको देख के ये बोलना है। ठीक है, तो ये है सिंबल बेसिकली। तो सिंबल है, रेफरेंस है। ठीक है, तो सिंबल बेसिकली क्या है? ये लिंग्विस्टिक आइटम है। रेफरेंस क्या है? दैट इज द नॉन लिंग्विस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ड। ये नॉन लिंग्विस्टिक्स है कि एक बच्चे ने डॉग को देखा तो उसने उसको बात करते हुए देखा तो बच्चे कहते हैं मामा वो देखे भाऊ जा रहा है। ठीक है, या बिल्ली को देखा मामा वो म्याऊ जा रही है। तो बेसिकली दैट इज द नॉन लिंग्विस्टिक आइटम के बच्चे ने देखा और बच्चे ने खुद ही अपनी सेंस में अखज़ कर दिया कि इसका नाम ये है। तो सिंबल इटसेल्फ, जो वर्ड बोला वो लिंग्विस्टिक है, और जो इमेज है वो नॉन लिंग्विस्टिक है। तो कल फिर हमने नेक्स्ट उसके अंदर हमने एक और नेक्स्ट डायग्राम देखी जिसमें हमने देखा ये जो थॉट है या रेफरेंट है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? दैट इज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ सिंबल एंड अ रेफरेंट। रेफरेंट इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे देखी थी, और सिंबल ही है जो कि वर्ड है, हमने बोला या हमने उस चीज को देख के कहा। तो दैट इज बेसिकली द रेफरेंट, थॉट इज द रेफरेंस, एंड
एंड दिस इज द सिंबल। अब नीचे आ जाए, जो हम नीचे जो डायग्राम देख रहे हैं, अब वहां पे भी हम यही देख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, दिस इज द रेफरेंट, जो यहाँ पे एक चेयर पड़ी हुई थी, दिस इज द सिंबल और दिस इज आवर थॉट, ठीक है। ये हमारे दिमाग के अंदर जो मीनिंग्स चल रहे हैं, हम उसको कहेंगे कि ये मीनिंग भी है, ये थॉट है, ये कंसेप्ट है, या ये सेंस है, या ये इमेज जो मेरे दिमाग में बना, और इसी को हम रेफरेंस भी कहते हैं। तो दिस इज द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को सिर्फ समझने की जरूरत है, और इस ट्राइंगल को हमने तीन हिस्सों में अभी देखा। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच देख रहे हैं, जो कि रेफरेंस मीनिंग होता है, ठीक है। हमने सेंस और रेफरेंस का रिलेशनशिप कल पढ़ा था। अब ये सेमांटिक थियरीज में आपके काम आएगा, ठीक है। अब हम दोबारा से इसकी तरफ आते हैं कि वी हैव नोटेड अर्लियर दैट मीनिंग वाज ऑलवेज अ सेंट्रल कंसर्न विद थिंकर्स, कि मीनिंग्स जो है वो, ये जो मीनिंग है ये थिंकर के साथ एक्चुअली इंटरकनेक्टेड होता है। दिस हैज बीन द रूट ऑफ मच डाइवर्जेंट ओपिनियन, डेफिनेशन ऑफ ओपिनियन। सोचने वाले ने क्या कहा, किस तरीके से उस लफ्ज को इस्तेमाल किया, एक्चुअली ये सोचने वाले पे डिपेंड करता है। हाउएवर देयर आर लिटिल डाउट दैट देयर आर टू साइड्स। एक सिंबॉलिक रियलाइजेशन है, चाहे वो हम वेदर इन अटरेंस और राइटिंग करें, जैसे हमने कल अटरेंस के बारे में भी पढ़ा था, अटरेंस मीनिंग, ठीक है, सेंटेंस मीनिंग एंड अटरेंस मीनिंग, या फिर वो थिंग सिंबलाइज, या फिर जो हमने सेंस और रिलेशनशिप देखा था, सेंस और रेफरेंस देखा था कल हमने, उनका आपस में रिलेशनशिप देखा, या फिर वो होता है, या तो वो सिंबॉलिक रियलाइजेशन होती है, यानी कि अटरेंस सेंटेंसेस, अटरेंस मीनिंग सेंटेंस होता है, या फिर वो सिंबलाइज्ड होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं और उसको ये कहते हैं। प्लाटो Cratylus clearly lays down the word is signifier. उसने कहा ये जो वर्ड है ना, एक्चुअली दैट इज द सिग्निफायर इन द लैंग्वेज, और एंड द सिग्निफाइड इज द ऑब्जेक्ट। ये अब सिग्निफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है, नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वर्ड जो है वो सिग्निफायर है, जो बताता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है वो सिग्निफाइड है, यानी कि किसको सिग्निफाई किया गया, किसको पहचाना गया, सिग्निफाइड एज एन ऑब्जेक्ट इन द वर्ड। तो वर्ड्स आर देयरफॉर नेम्स, लेबल्स दैट डिनोट और स्टैंड फॉर। तो वर्ड्स क्या होंगे, वो नेम्स होंगे, क्योंकि वो सिग्निफायर हैं तो वो नेम्स होंगे, या फिर वो लेबल्स होंगे, या वो डिनोट करेंगे या स्टैंड फॉर करेंगे फॉर एन ऑब्जेक्ट। जबकि इनिशियली अ चाइल्ड लर्न्स टू नो हिज वर्ल्ड, एक बच्चा जो है वो एक दुनिया को देख के सीखना शुरू करता है, एंड हिज लैंग्वेज इन दिस मैनर ही इज पॉइंटेड आउट द ऑब्जेक्ट एंड पीपल, ठीक है। और इसी तरीके से वो क्या होता है कि वो नेम्स और पीपल को पॉइंट आउट करके सीखता है। Names are given to them and in his mind link or of association between the names and external world is established। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी external world जो है वो क्या होती है, वो एस्टैब्लिश होना शुरू करती है। देखिए एक बच्चा जब इशारा करता है कैट की तरफ, डॉग की तरफ, क्या कहता है वो, उसको म्याऊ कहेगा जैसे मैंने अभी, तो वो मीनिंग एसोसिएट करना शुरू कर देता है, और इस तरह से उसकी बाहर की दुनिया बनना शुरू हो जाती है। चिल्ड्रन हैव ऑलवेज बीन टॉट देयर लैंग्वेज इन दिस मैनर। This is also perhaps the way the earliest thinker tried to understand the world through linguistic medium. That could be reason why William Labov was prompted to say, in many ways, the child is a perfect historian of the language. और वो कहते हैं कि बहुत से ways में child a perfect historian है। However, this is extremely simplistic theory, and it would be wrong to say child simply learns the names of things. Gradually and simultaneously, he learns to handle the complexities of experience along with the complexities of language. अब ये भी कहना बिल्कुल ही गलत है कि भाई वो सिर्फ नेम ऑफ थिंग्स सीखता है, बल्कि वो क्या करता है, वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लैंग्वेज को भी आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे बेटा एक वर्ड है, दैट इज द प्लाटो कैरालाइटस, ठीक है। और इसको एक्चुअली हम कहते हैं सिमियोटिक ट्राइएंगल भी कहते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली द सिमियोटिक ट्राइएंगल, ठीक है, जो हम ये बनाते हैं। एक सिग्निफाइड होता है, एक सिग्निफायर, ये सिग्निफायर है, देन दिस इज द सिग्निफाइड।
ठीक है, इसको हम सिमियोटिक ट्राइंगल भी कहते हैं, लिख लीजिएगा सिमियोटिक ट्राइंगल, SEMIOTIC, सिमियोटिक ट्राइंगल। अब यहाँ पे बेटा मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगी, आप जरा नोट डाउन कीजिएगा। To the old philosophers such as Plato and Socrates, the semantic relationship was the naming of significant। ठीक है, ये जो significant है, इसके नेम को वो कहते थे कि ये सेमांटिक रिलेशनशिप है। दिस ट्रेडिशन व्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन नेम एंड थिंग इज customarily represented by the triangle of signification, sometimes referred to as semiotic triangle। ठीक है, बाज औकात इस रिलेशनशिप को हम क्या, इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेशन कहते हैं, और फिर समटाइम्स इसको रेफर किया जाता है सिमियोटिक ट्राइंगल। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। To the old philosophers such as and Socrates। ठीक है, उनके लिए क्या था, ये क्या था, रिलेशनशिप वाज नेमली ऑफ सिग्निफिकेंट। ठीक है, रिलेशनशिप क्या था, नेमिंग ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट इज द, जिसको हम सिग्निफाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नेम कर देना एक चीज को, सिग्निफिकेंट को नेम कर देना, नेमिंग ऑफ सिग। ठीक है, नेम कर देना किसी सिग्निफिकेंट को या सिग्निफाइड को, तो वो कहते हैं कि उसको नेम कर देना सिग्निफिकेंट को। एक्चुअली दिस ट्रेडिशन व्यू द रिलेशनशिप, इसको उन्होंने कहा था कि सिमेंटिक्स जो है वो सिर्फ रिलेशनशिप है नेमिंग ऑफ सिग्निफिकेंट का। ठीक है, और इसको हमने अभी एक ट्राइंगल के थ्रू समझा जो कि सिग्निफाइड था। ठीक, तो अब हम इस ट्राइंगल को कहते हैं कि दैट इज द सिमियोटिक ट्राइंगल, और इसको, इसी को हम प्लेटोक्रेटाइलस कहते हैं, जो कि अभी हमारे यहाँ पे ये वर्ड आया था ना, प्लेटोक्रेटाइलस, क्लियरली लेस डाउन द वर्ड इज सिग्निफायर। ठीक है, तो ये सिग्निफायर है, आप इसकी जगह बेटा सिग्निफायर लिखेंगे, इसको सिग्निफाइड लिखेंगे, और आप यहाँ पे ये पॉइंट लिखेंगे कि दिस ट्रेडिशन व्यू ऑफ द रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय द ट्राइंगल ऑफ सिग्निफिकेशन, और इसको हम ट्राइंगल ऑफ सिग्निफिकेशन कहेंगे, और इसी को हम सिमियोटिक ट्राइंगल भी कहते हैं। ये मैं बेटा बाद में आपको लिख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद है एनालिटिकल रेफरेंशियल अप्रोच। ठीक है, व्हाट इज एनालिटिकल एंड रेफरेंशियल। तो अब जो बच्चा होता है वो जो है इस तरह से डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, इसको बेटा मैं बाद में फिल करती हूँ। अच्छा, उसके बाद एनालिटिकल और रेफरेंशियल अप्रोच हम देख लेते हैं। व्हाट इज एनालिटिकल एंड रेफरेंशियल। अब अगेन हम यहाँ पे सिग्निफाइड और सिग्निफायर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी हमने क्या कहा कि सिग्निफायर क्या है, जो कि वर्ड इटसेल्फ है। व्हाट इज सिग्निफाइड, जो कि ऑब्जेक्ट है। नाउ एनालिटिकल या रेफरेंशियल अप्रोच क्या कहती है, बिटवीन द सिंबल, यानी कि जो भी सिंबल है एंड द ऑब्जेक्ट थिंग। सिंबल बेसिकली वर्ड है जो कि हम बोलते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, सिग्निफायर भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं साथ साथ इनकी टर्म्स लिखती जा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एंड द ऑब्जेक्ट थिंग, जिसको हम सिग्निफाइड कहते हैं। ऑब्जेक्ट एक्चुअली सिग्निफाइड होती है, यानी कि उसको हम पहचानते हैं थ्रू आ साइन। ठीक है, और एक वर्ड बोलते हैं जिसको हम सिग्निफाई। देयर इज एन इंटरवेनिंग फेनोमेना व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मीडिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द माइंड। तो अब वहां पे इंटरवेनिंग फेनोमेना है जिसे हम क्या कहते हैं, द मीडिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक सिमियोटिक ट्राइंगल था, और उसमें उसने कहा कि एक रिलेशनशिप है जिसको हम सिग्निफिकेशन भी कहते हैं। इसको कहते हैं, अब ये एनालिटिकल या रेफरेंशियल अप्रोच क्या है, द मीडिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द माइंड। दी शोर एंड आई ए रिचर्ड
and C.K. Auden are the best known scholar to hold this view. The Swiss linguist G. Saussure postulate the link, a psychological association or bond between the sound and sound image and the concept. Sound image is basically the word, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज इमेज इटसेल्फ, ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ बेटा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इमेज है इटसेल्फ, और साउंड इमेज वो जो वर्ड हमने बोला ना उस ऑब्जेक्ट को देख के, हम उसको साउंड इमेज कहते हैं। ये बेटा टर्मिनोलॉजीज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्या समझ आता है। ऑजन एंड रिचर्ड व्यू दिस इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल, उन्होंने एक शेप ऑफ अ ट्राइंगल में इसको व्यू किया। द लिंग्विस्टिक सिंबल or images realized as word of sentence and reference. The external entities are mediated by thought of reference. There is no direct relationship between the sign and the object, but our interpretation of any sign is our psychological reaction to it. ऑजन ने ये कहा था कि कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नहीं है बिटवीन द साइन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस क्या पढ़ा, हमने कहा कि जो हमारा रेफरेंस होता है ना, हमने यही कहा था ना कि जी रेफरेंस जो है वो या जो हमारी थॉट है वो एक साइन, ये साइन है, सॉरी ये साइन ऑब्जेक्ट है और दिस इज द साइन। वो कहता है कि भाई इन दोनों के दरमियान जो है एक सिंबल, साइन बेसिकली सिंबल को कहते हैं, ठीक है, एक सिंबल और एक ऑब्जेक्ट के दरमियान एक ताल्लुक है। इसने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता, साइन बेसिकली सिंबल, यहाँ पे मैं सिंबल लिख देती हूँ ताकि आप लोग इनकी बाकी जो टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ड भी है ये, और ऑब्जेक्ट, बट आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन इज आवर साइकोलॉजिकल रिएक्शन। उसने कहा नहीं, ये जो है हमारी जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, मैंने क्या सोचा इस ऑब्जेक्ट को देख के, बेसिकली ये इन दो का ताल्लुक है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ वर्ड in the most important sense of word is that part of total reaction to the word which constitute the thought about the word is intended for and what it symbolizes, ठीक है। अब वो जो मीनिंग ऑफ वर्ड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ वर्ड है, वो क्या है? वो पार्ट ऑफ टोटल रिएक्शन ऑफ वर्ड है। हम जो रिएक्ट करते हैं, हम जो रेफर करते हैं, रेफर टू, यहाँ पे देखिए थॉट और रेफरेंस, एडिकेट रेफर्स टू अदर कैजुअल रिलेशंस, ठीक है। तो हमने जो उस चीज को देख के बोला, एक्चुअली कोई चीज हम सिंबलाइज करते हैं। Thus the thought, the reference constitute the symbolic और रेफरेंशियल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, और इस वजह से ये जो थॉट है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है सिंबॉलिक या रेफरेंशियल मीनिंग ऑफ अ वर्ड को, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स इन द ओपिनियन ऑफ डीशॉर ऑपरेट्स ऑन द बॉर्डरलैंड where the element of sound and thought combine. Their combination produces a form, not a substance. When we see an object, a word for example, we call it reference. जब हम कोई वर्ड देखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये एक रेफरेंट है, वो एक कलेक्ट करता इमेज हमारे माइंड में, दैट द साइन इज लिंक्ड टू द रेफरेंट, और वो जो साइन होता है, ये जो सिंबल है, ये फिर इंटरलिंक्ड होता है फिर रेफरेंट के साथ, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट को देखा, हमारे माइंड में एक इमेज बना, फिर हमने एक्चुअली सिंबल जो है या जो उसको लिंक किया एक साइन के साथ। साइन इज बेसिकली द वर्ड, ठीक है। तो वो कहता है कि सिंबल जो है, फिर ये वाला जो सिंबल है, द सिंबल इज मैनिफेस्टेड इन द फोनेटिक फॉर्म, फिर वो एक फोनेटिक फॉर्म, एक साउंड फॉर्म में आता है। जैसे हमने एक फाख्ता को देखा या हमने एक नाइटिंगेल को देखा और हमने कहा कि दैट इज अ कू, तो व्हाट इज दिस? कू इज इटसेल्फ अ रेफरेंट। हमारे माइंड में एक कुकू का जो है, एक नाइटिंगेल का इंप्रेशन बना, और हमने हमारा जो साइन जो क्रिएट हुआ, दैट इज द कू, दैट इज द, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड से गुजरते हैं, तो फिर हम उसी कुकू को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल कहते हैं। तो वो कहता है कि एक्चुअली दैट इज दिस रिलेशनशिप, ठीक है, और फिर वो करेक्ट सिंबलाइज करता है एक कैजुअल रिलेशनशिप जिसको हम साइन कहते हैं या हम सिंबल कहते हैं। तो एक सिंबल मैनिफेस्ट होता है उस फोनेटिक फॉर्म में। फोनेटिक फॉर्म क्या होता है? साउंड फॉर्म, एक साउंड फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, एंड द रेफरेंस इज द इंफॉर्मेशन द हियरर इज कन्वेड, और ये जो रेफरेंस है, ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि द हियरर इज कन्वेड, जो कि हियरर जो है वो उस तक पहुंचती है। हियरर इज कन्वेड बाय द स्पीकर में भी,
कि स्पीकर ने जो बोला तो वो उसने सुन लिया. दिस प्रोसेस दैट एस्टैब्लिश मेक्स मीनिंग आर रेसिप्रोकल एंड रिवर्सिबल रिलेशनशिप बिटवीन नेम एंड सेंस. अब ये जो प्रोसेस है वो एस्टैब्लिश करता है एक मीनिंग जो कि या तो एक रेसिप्रोकल है, उलट है, या रिवर्सिबल रिलेशनशिप है नेम और सेंस का. ठीक है, ये नेम है, सॉरी ये दिस इज द नेम एंड दिस इज द सेंस. ठीक है, अब वो कहता है कि ये रेसिप्रोकल है नेम और सेंस का. तो दिस प्रोसेस दैट एस्टैब्लिश मेक अ मीनिंग रेसिप्रोकल नेम एंड सेंस. वन कैन स्टार्ट विद द नेम एंड अराइव एट द मीनिंग. एक इंसान जो है वो नेम से स्टार्ट होता है और मीनिंग तक पहुंचता है. वन कैन स्टार्ट विद द मीनिंग एंड अराइव एट द नेम. कुछ लोग जो है मीनिंग से स्टार्ट होते हैं और नेम तक पहुंच जाते हैं. So the referential or analytical approach, as it is known, also known, tries to avoid the functional domain of language. तो ये avoid करता है functional domain of language को, and seeks rather to understand meaning by identifying its primary component. और वो जो है understand करता है इसके meaning को by इसके primary components को देखते हुए. ठीक है, और ये जो approach है वो descendant है of ancient philosophical world view and carried its limitation. इसकी कुछ limitation है. It ignores a relatively different position at which the speaker and the hearer are situated. और फिर this position make a reciprocal and reversible relationship between name and sense. Ullmann, this approach also overlooks over psychological non-physical process which do not depend upon linguistic system, the reception of sound waves for recognizing the meaning of object meaning. अब यहाँ पे देखिए ये अप्रोच ओवरलुक करती है अदर साइकोलॉजिकल, ठीक है, नॉन फिजिकल प्रोसेसेस. ठीक है, साइकोलॉजिकल और नॉन फिजिकल प्रोसेसेस को भी डू नॉट डिपेंड अपॉन द लिंग्विस्टिक सिंबल, जो कि लिंग्विस्टिक सिंबल पे डिपेंड नहीं करता. द रिसेप्शन ऑफ साउंड वेव फॉर द रिकॉग्नाइजिंग मीनिंग, बल्कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिसेप्शन ऑफ साउंड वेव्स, जो कि रिकॉग्नाइज करता है मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट या थिंग को. यानी कि इस रेफरेंट को, इस मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट को जो रिकॉग्नाइज करता है उस पे वो डिपेंड करता है. अ वर्ड यूजुअली हैज मल्टीपल मीनिंग एंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद अदर वर्ड. Which of the meaning will be received dependent upon the situation. अब जरा ये पीछे जो हमने डायग्राम पढ़ी, पहले तो इसको समझ लें. उसने कहा यहाँ पे कि जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि प्लाटो क्रेटाइलस था, उसने क्या कहा? उसने ये कहा था एक्चुअली कि भाई ये जितने भी एक ट्राइंगल के थ्रू, उसने सिमियोटिक ट्राइंगल के थ्रू ये बताया कि नेमिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इज बेसिकली द मीनिंग. ठीक है, कि अगर हम इसको नेम दे देते हैं तो एक्चुअली वो उसका मीनिंग होता है. ठीक है, ये जो सिग्निफिकेंट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको नेम दे देते हैं, एक बच्चे ने किसी चीज की तरफ इशारा किया और उसको नेम दे दिया, तो एक्चुअली वही उसका मीनिंग होता है. ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, अब यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड है. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है और एक साउंड इमेज है. ठीक है, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है. फिर वो सिग्निफाइड और सिग्निफायर की बात करता है. ठीक है, ये सिग्निफाइड है और सिग्निफायर. मैंने आपको अभी बताया था डायग्राम में कि व्हाट इज सिग्निफाइड. ठीक है, सिग्निफाइड इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट एंड सिग्निफायर इज बेसिकली द वर्ड. तो अब वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और साउंड इमेज, कॉन्सेप्ट और साउंड इमेज का आपस में एक वो बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है कि इससे एक्चुअली मीनिंग प्रोड्यूस होता है जो हम कॉन्सेप्ट अपना लेते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल हमारी इंटरप्रिटेशन होगी. नंबर 2, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर. ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखें, अगर हम इसको देखें कि एक ट्री है जो कि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, दैट इज बेसिकली अ रेफरेंस. ठीक है, और बल्कि मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ. मैं इसी डायग्राम को इस डायग्राम के थ्रू आपको बताने जा रही हूँ जो कि नीचे बनी हुई है. दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट, द ट्री इटसेल्फ. दिस इज योर सेंस या कॉन्सेप्ट. इसी को हम सेंस कहेंगे, इसी को हम थॉट कहेंगे और इसी को हम कॉन्सेप्ट कहेंगे. एंड दिस इज द symbol.
इसी को हम साइन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम सिग्निफायर भी कहते हैं। ये इसी के बेटा डिफरेंट नाम, दिस इज द सिग्निफायर एंड दिस इज द सिग्निफाइड। सही हो गया, दिस इज द सिग्निफायर एंड दिस इज द सिग्निफाइड। ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द ट्री। अब यहाँ पे देखिए जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जो रेफरेंट है, ठीक है, और इसी को हम रेफरेंट भी कहते हैं और इसको हम रेफरेंस कहते हैं। बेटा ये सारे ना आज एक डायग्राम बना लें ट्राइंगल वाली ना, और उसके ऊपर ये सारे नाम लिखेंगे, आपको भूल जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इस थ्योरी को, जो कि साशोर्स थ्योरी ऑफ मीनिंग इज बेस्ड ऑन स्पीच वर्ड रिलेशनशिप। लिख लें, साशोर्स थ्योरी ऑफ मीनिंग इज बेस्ड ऑन स्पीच वर्ड रिलेशनशिप। स्पीच वर्ड रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है कि ये जो पूरा साइन है ना, साइन जो कि बेसिकली ट्री है, साइन इज बेसिकली दिस थिंग, ये ट्राइंगल सिंबल जो है, सिंबल इज बेसिकली द ट्री, ठीक है, जो कि हम एंड में पहुंचेंगे। सबसे पहले ट्री एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज द दिस थिंग। अब क्या हुआ कि एक हमारे जहन में ये जो साइन है वो एक मेंटल इमेज बना, जिसको हम सिग्निफाइड कहते हैं, ठीक है। फिर उसकी सिग्निफिकेशन और साउंड इमेज जो है वो सिग्निफायर है, जैसे मैंने आपको कहा दिस इज द साउंड इमेज एंड दिस इज द सिग्निफायर। अब ये सिग्निफाइड और सिग्निफायर के दरमियान एक एसोसिएशन बन रही है, वो क्यों बन रही है? इस थॉट की वजह से बन रही है, ठीक है। जो हमने सेंस और रेफरेंस रिलेशनशिप पढ़ा था उसमें भी हमने यही देखा, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है, ट्री है, और ये सिग्निफाइड और सिग्निफायर, ठीक है, इसका आपस में रिलेशनशिप है, और साइन क्या बन रहा है? वो ट्री बन रहा है। तो ट्री इज बेसिकली द साइन इटसेल्फ, ठीक है। ट्री साइन है, सिंबल है, जो कि हमने बोला, ठीक है। और ट्री साउंड इमेज, दैट इज द सिग्निफायर, दिस इज द सिग्निफिकेशन। इन दोनों के दरमियान जो सिग्निफिकेशन है, और जो ट्री इमेज है जो कि मेरे माइंड में बना, जिसको हमने सिग्निफाइड किया, जो कि रेफरेंट है, ये हमारा मेंटल इमेज है, जो कि मैंने एक दरख्त को देखा और मेरे जहन में एक इमेज बनी, ये हमारी थॉट है, ठीक है। और फिर मैंने इसको अपने जहन में क्या कहा? ये ट्री फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि ये ट्री है। एक्चुअली मेरे जहन में जब मैंने एक इमेज देखा, तो एक तरफ तो एक ऑब्जेक्ट का इमेज बना, दूसरी तरफ मेरे जहन में एक साइन बना। साइन इज बेसिकली द सिंबल, और सिंबल जब मेरे जहन में बना तो आप मैंने एक साउंड प्रोड्यूस हुई, वर्ड प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम सिंबल कहते हैं, दैट इज द फिजिकल ऑब्जेक्ट। और वो कहाँ पे बना था? वो मेरी थॉट में बना था। वो मीनिंग कहाँ बना था? वो मेरी थॉट में बना था, ठीक है। तो इसी चीज को उन्होंने एक ट्राइंगल को एक्चुअली इस तरीके से बयान किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, psychological associative bond between the sound image and the जैसे mental sound image and the mental image, ठीक है, that is the psychological, जो एक सिग्निफाइड और सिग्निफायर के दरमियान जो एक एसोसिएशन हुई, दैट इज द साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जो मेरे माइंड में बोला, मैंने उसको देखा, ठीक है, और मैंने उसको उस रेफरेंट को देखा, और फिर मैंने क्या बोला? एक साउंड प्रोड्यूस हुई मेरे मुंह से, दैट इज द ट्री, ठीक है। मैंने जब इसको देखा तो मेरे मुंह से एक सिंबल या साइन या सिग्निफायर प्रोड्यूस हुआ, या साउंड फोनोलॉजिकल साउंड प्रोड्यूस हुई, दैट इज द ट्री। तो अब ये क्या है? दैट इज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड अ साउंड इमेज, जो कि अब ये नीचे आपको दिखा रहे हैं ना यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर। तो अब ये इंटर रिलेशनशिप क्या क्या है? दैट इज द कॉन्सेप्ट साउंड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड एंड साउंड इमेज, जो कि अभी ट्राइंगल में हमने देखा, ठीक है। अब क्या है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड इमेज एंड द कॉन्सेप्ट, देन सिग्निफाइड एंड द सिग्निफायर, ठीक है। इसी को इसी
जो आप लोगों की जो है ना डायग्राम, उसी को उसने यहाँ पे यूं बताया हुआ है। देखें यहाँ पे, देखिए दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड साउंड इमेज, उसने यूं करके बताया हुआ उसको। देन सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर, उसको इसने यूं करके बताया हुआ है। और ये फिजिकल ऑब्जेक्ट ट्री है, इसको उसने आर्बर कहा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसने यहाँ पे बताई। तो उसने ये कहा कि भाई ये जो रेफरेंट है और ये जो सिंबल है, बेसिकली ये साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। फिर जाके एक रिलेशनशिप बनता है बिटवीन सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर, या एक साउंड इमेज और एक मेंटल इमेज के दरमियान। और वो किसकी वजह से बनता है? वो थॉट की वजह से बनता है, वो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की वजह से बनता है। उसके बाद आता है ऑपरेशनल, कॉन्टेक्सचुअल और फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। वो कहता है कि अब ये तो हमारी होगी, इससे हमने पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देखी। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या हुआ कि हर ऑब्जेक्ट को नेम दे देना, उसको हम कहते हैं, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। उसमें भी हमने सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो है हमने दूसरे एनालिटिकल या रेफरेंशियल अप्रोच में हमने ये पढ़ा कि ठीक है जी, उस ट्राइएंगल में सिग्निफाइड और सिग्निफायर का आपस में इंटर रिलेशन है, बट दैट इज बेसिकली द साइकोलॉजिकल अप्रोच, दैट इज जस्ट नॉट द नेमिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़े कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच क्या है या ऑपरेशनल अप्रोच क्या है? जैसे ये हाउस है, हाउस के डिफरेंट नेम्स होते हैं। उसको हम हट भी कहते हैं, उसको हम होम कहते हैं, कॉटेज कहते हैं, डॉर्मिटोरी कहते हैं, सेनेट कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। अब ये इसकी कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच है, दैट इज वेरी इजी। सिर्फ वो पहली दो मुश्किल थी, बाकी आसान है। इन द ईयर 1953 Al Wattinson work philosophical investigation was published. Around this name, Malinowski and J.R. Fritz were working to formulate the operational character of scientific concepts like length, time, or energy. They try to grasp the meaning of word by observing the uses of which it is put instead of what is said about it. ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट जैसे लैंड, टाइम और एनर्जी, ठीक है, वो ये अप्रोच द प्रॉब्लम बाय इंक्लूडेड ऑल दिस इज रेलेवेंट in establishing the meaning, the here, their commonly shared knowledge and information, external objects and events, the context of earlier exchange, and so on, not by excluding them. This approach can directly be linked to the concept of the context of situation being developed by London Group, which viewed social process as significant factor in explaining a speech event. While the referential approach took an idealistic position dealing, as someone said, with the meaning in language, the functional theory or operational theory took a realistic stand. Taking speech as it actually occurred, words are considered, tools and whole utterance are considered. Meaning is thus seen to involve a set of multiple and various relationships between the utterances and its segments and relation components of the environment. रॉबिन्स ने ये कहा था। अब हम रेफरेंशियल अप्रोच की तरफ आ रहे हैं कि रेफरेंशियल अप्रोच, या फिर हम इसको रेफरेंशियल अप्रोच में जो है हमने क्या देखा, एक आइडियलिस्ट पोजीशन को देखा जो इससे प्रीवियस वाली थी, ठीक है। अभी हम ऑपरेशनल या कॉन्टेक्सचुअल पढ़ रहे हैं, जो कि डील करती है एक इंसान ने क्या कहा, ठीक है, समवन एज समवन सेड with meaning in language, the functional theory or operational theory took a realistic stand. लेकिन जो functional theory है या operational theory है, वो एक realistic stand लेती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों में पहले हमने क्या पढ़ा, रेफरेंशियल अप्रोच जो है वो एक आइडियलिस्टिक पोजीशन उसने ली और डीलिंग विद समवन सेड विद मीनिंग इन लैंग्वेज, ठीक है, मीनिंग इन लैंग्वेज को देखा, जो कि किसी ने कुछ कहा, एक दरख्त को देख के अगर किसी ने दरख्त कह दिया तो उसने कहा कि जी ये रेफरेंशियल अप्रोच है, क्योंकि उसने एक रेफरेंट को देख के जो कहा, जो रेफरेंस बना उसके दिमाग के अंदर, तो हमने कहा कि दैट इज द रेफरेंशियल अप्रोच, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑपरेशनल थियरी के अंदर या फंक्शनल थियरी के अंदर क्या है, टेकिंग स्पीच एज इट एक्चुअली अकर, और यहाँ पे स्पीच को लिया जाता है जैसे कि ये एक्चुअली अकर हुई है। वर्ड्स आर कंसीडर्ड टूल्स एंड होल अटरेंसेस आर, यहाँ पे वर्ड्स और अटरेंसेस का काम शुरू हो जाता है कि हमने एक बिल्डिंग को देख के क्या क्या कहा। हमने सेंटेंस मीनिंग पढ़ा था, अटरेंस मीनिंग एंड सेंटेंस मीनिंग। इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सेंस और
सिंबल और सेंस और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप था। ठीक है, हमने ये देखा कि रेफरेंस और सिंबल, इन तीन का हमने ट्राइंगल बना के हमने देखा कि जी ये एक कनेक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट टू जो अप्रोचेस थी, अब यहाँ पे वो अप्रोचेस काम नहीं आती, अब यहाँ पे सेंटेंस मीनिंग काम आने। हमने बोला क्या है, हमने अटर क्या किया। आप लोगों को कल कुछ मीनिंग्स बताए थे ना, जिसमें हमने पढ़ा था जी सेंस और रेफरेंस होता है, फिर हमने पढ़ा कि अटरेंस मीनिंग भी होता है, सेंटेंस मीनिंग एंड अटरेंस मीनिंग। फिर हमने कहा जी अटेलमेंट एंड प्रीसपोजिशन भी होता है कि हम किसी को प्रीवियस प्रीसपोजिशन या प्रीवियस नॉलेज बेस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को कोई नेम दे देते हैं, उसको मीनिंग दे देते हैं। अभी हम सेंटेंस मीनिंग की बात कर रहे हैं, अटरेंस मीनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंड इस अप्रोच के आगे आप लिखें कि ऑपरेशनल या कॉन्टेक्सचुअल में क्या आता है, ये सेंटेंस मीनिंग है या अटरेंस मीनिंग है। ठीक है, मीनिंग इज द सीन टू इन्वॉल्व अ सेट ऑफ मल्टीपल एंड वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन द अटरेंसेस। अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा, सेंटेंस मीनिंग एंड द अटरेंस मीनिंग। हम बोल क्या रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, हमारे अटर्ड मीनिंग क्या है एंड इट। अब इसका कॉन्टेक्सचुअल या हम इसको क्या कहेंगे कि इसका उस साउंड या इमेज से ताल्लुक नहीं है, इसका अटरेंस से ताल्लुक है कि हमने अटर क्या किया है। इट सेगमेंट्स एंड द रेलेवेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और जो रेलेवेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, इन प्लेसिंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज एज फॉर्म ऑफ बिहेवियर एज समथिंग वी परफॉर्म, द फंक्शनल अप्रोच शेयर्स अ लॉट विद सिस्टमैटिक लिंग्विस्टिक्स। Language is a form behavior which is functional, something we do with purpose or more often in fact with more than one purpose. ठीक है, कोई चीज हम एक पर्पस से भी करते हैं, एक से ज्यादा पर्पस से करते हैं। It is viewed as form of functional behavior which is related to the social situation in which it occurs as something that we do purposefully in particular social setting. Margaret Berry. The systematic organization of language is thought to be understood through its relationship between the social situation. अब ये जो है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज है, ये क्या है, एक फंक्शनल मतलब सिचुएशन के हिसाब से ये जो है द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अंडरस्टूड होती है थ्रू इज रिलेशनशिप विद द सोशल सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज। एक सोशल सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज है जिसके थ्रू ये अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, तो हम सोशल सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं कि एक मकान है या ये हाउस है, उसको हम क्या क्या कहते हैं, और इसको हम अकॉर्डिंग टू थियरी हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है और एक फॉर्मल मीनिंग है। जो हम अटर करते हैं, पहले भी हमने अटरेंस मीनिंग में दो तरह के मीनिंग पढ़े थे, सेंटेंस मीनिंग में एक फॉर्मल थे और एक कॉन्टेक्सचुअल थे। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में क्या होता है, रिलेट अ फॉर्मल आइटम और पैटर्न टू एन एलिमेंट ऑफ सिचुएशन, देयर इज अ रेगुलर एसोसिएशन विद अ लिंग्विस्टिक आइटम एंड समथिंग व्हिच इज एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक। ठीक है, या तो एक लिंग्विस्टिक आइटम होता है या कोई एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक होता है। ठीक है, समथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज रादर देन पार्ट ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ। ठीक है, इसमें सिचुएशन मैटर करती है लैंग्वेज की रादर देन language itself. Contextual meaning is further divided into thesis, immediate situation and wider situation. Formal meaning क्या है, relationship between a linguistic item, pattern or term, form, a system and other linguistic item. ठीक है, अब हम कॉन्टेक्सचुअल में देखते हैं कि किस तनाजुर में बात की गई है, और फॉर्मल मीनिंग जो डिक्शनरी आपको देती है, जो लेक्सिकल आइटम्स या डिक्शनरी आपको देती है ना, फॉर्मल मीनिंग्स के, ये नाउन है, ये क्या है, ये सारे हम फॉर्मल मीनिंग्स में देखते हैं कि फॉर्मली इसके मीनिंग्स क्या है। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग यानी कि जो उसके तनाजुर में उसकी सिचुएशन इसमें जो है वो देखी जाती है। Formal meaning क्या है, the relationship between a linguistic item, pattern or term, form, a system and other linguistic item. Pattern or terms form from system belonging to the same level of language. Formal meaning can be understood by collocating and contrasting a lexical item with other lexical item. Formal meanings जो है वो understood होते हैं by collocating and contrast. Collocation हमने अभी पीछे पढ़ा था कि collocate करना, कि एक ही meanings को different तरीके से देखना,
जिसमें हमने क्या देखा कि राइटिंग टेबल, ठीक है। तो एसोसिएशन कोलोकेशन बेसिकली क्या है, द एसोसिएशन ऑफ अ लेक्सिकल आइटम विद एन अदर लेक्सिकल आइटम, ठीक है। या फिर यू शैल नो अ वर्ड बाय द कंपनी इट गिव्स, ठीक है। हम इसको कोलोकेशन कहते हैं, जैसे राइटिंग टेबल, रीडिंग टेबल, हैव टेबल द मोशन, टॉक अक्रॉस द टेबल। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसमें कोलोकेट कर रहे होते हैं। और कंट्रास्ट अ लेक्सिकल आइटम, या फिर हम कंट्रास्ट करते हैं विद अदर लेक्सिकल आइटम। तो लेक्सिकल आइटम जैसे कैट फॉर इंस्टेंस हैज द पोटेंशियलिटी फॉर कोलोकेटिंग विद म्यू, fur, lap, milk, fur, tail, etc. It also contrasts with dog, mouse, kitten, etc. Thus, complete description of formal meaning of lexical item would involve the statement of all item with its collocation and contrast. Such item will fall into context or set of contexts are referred to at association rate. इसको हम association rate कहते हैं. On the other hand, अभी हमने पीछे एक डायग्राम देखी, जिसके अंदर जो है हमने एक हाउस की डायग्राम देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम इसको कॉन्टेक्सचुअल या फंक्शनल अप्रोच अगर हम इसकी देखें, तो हम देखते हैं कि हम हाउस को किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। इसको हम कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग कहेंगे, ठीक है। ये हाउस वाली डायग्राम जो है ना, आप कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में बना दीजिएगा कि हाउस को हम हट भी कहते हैं, होम भी कहते हैं, कॉटेज, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम उसके नेम्स चेंज कर देते हैं, ठीक है वही बिल्डिंग, लेकिन उसके नेम चेंज हो गए। लेकिन फॉर्मल में हम क्या देखते हैं, हम उसके मीनिंग्स देखते हैं विद द लेक्सिकल आइटम्स, ठीक है। लेक्सिकल या लिंग्विस्टिक आइटम्स के थ्रू जो है हम देखते हैं, उनको कोलोकेट करके देखते हैं कि एक बिल्ली है तो उसको हम म्यू भी बोलेंगे, उसको फर, टेल, मिल्क, ये सारी चीज हम कोलोकेट और कंट्रास्ट करेंगे। और बिल्ली का जो ऑपोजिट है वो क्या है, डॉग है। लेकिन हाउस का ऑपोजिट क्या है, हाउस का कोई ऑपोजिट है, हाउस की कोई साउंड है, नहीं है। हम क्या कहेंगे, अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, एक ही हाउस है, एक ही बिल्डिंग है, लेकिन हम उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनके नेम चेंज कर देते हैं। और फॉर्मल में आपके कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाते हैं, आपके लेक्सिकल मीनिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। उसकी कॉलोकेशन आती है। अच्छा जी, उसके बाद चलेगी फील्ड थ्योरी ऑफ मीनिंग। मेरे ख्याल है इतना काफी है बेटा आज, बाकी हम इंशाल्लाह कल करते हैं इसको।